नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका अपना सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में उन्नाव रेप कांड की आग एक बार फिर भड़क चुकी है। पीड़िता का रायबरेली में हादसा शिकार होना एक सवाल बन चुका है कि आखिर ये हादसा है या साजिश। दूसरा सवाल कि आखिर आरोपी विधायक के खिलाफ केस करने में सरकार ने इतनी देर क्यों लगा दी? क्यों आरोपी पर तब तक केस दर्ज किया गया जब पीड़िता मौत से जंग लड़ रही है? इन सब मुद्दों पर आज देश के सवाल में गर्मा गर्म बहस होगी, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक बहादुर लड़की जो अपने साथ हुए अत्याचार के इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, आज वो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसके पिता इंसाफ की आस में दम तोड़ चुके हैं। पुलिस कस्टडी में संदेहास्पद तरीके से मौत हो चुकी है। चाचा जेल में बंद है और एक दिन पहले हुए सड़क हादसे में चाची और मौसी की मौत हो चुकी है। हर पल उस लड़की का साथ देने वाला वकील भी वेंटिलेटर पर है। अब इसे बदनसीबी कहें, इत्तेफाक कहें या साजिश, 2 साल में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। विधायक पर आरोप लगाने वाली लड़की का परिवार तबाह हो गया। आखिर रेप पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? एक दर्दनाक कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसमें इतने मोड़ आ गए कि ऐसा लगा जैसे ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन सच एकदम उलट है। यह हकीकत है, दुखों का एक पहाड़ है जो एक बहादुर लड़की पर टूटा है। उन्नाव का हाई प्रोफाइल रेप मामला जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं। हालांकि रेप पीड़िता जो है वो कल अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी और उस दौरान एक ट्रक एक्सीडेंट होता है जिसमें रेप पीड़िता का परिवार मौजूद होता है और उसका के वकील मौजूद होते हैं। हालांकि रेप पीड़िता की चाची और उसकी मौसी की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में, लेकिन रेप पीड़िता और उसके वकील जो है वो लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि अब कई आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग कि ये हत्या कराने की पूरी साजिश थी, लेकिन यह हादसा है या ये साजिश ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा जो मामला है ये कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा मामला है, जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी। 4 अप्रैल 2018 को उसके पिता को मारा पीटा गया था और 9 अप्रैल 2018 को उसके पिता की मौत हो गई थी जिला जेल में, जिसके पूरा मामला गरमाया था। जिसके बाद जो यूपी सरकार है उसने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी थी और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे भी इस जो हादसा है या साजिश उसकी भी जांच सीबीआई को देने के लिए सरकार बोल रही है कि अगर परिवार के लोग इस पे बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो तो उसके लिए भी तैयार हो गई है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। बदकिस्मती की शुरुआत होने वाली तारीख है 4 जून 2017, जब एक 17 साल की लड़की सत्ताधारी दल के नेता कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाती है, फिर गायब हो जाती है। एक्शन न होने पर वो सीएम योगी आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करती है। फिर नेता का भाई लड़की के पिता को पीटता है। पुलिस लड़की के पिता को ही गिरफ्तार करती है और फिर कस्टडी में संदेहास्पद मौत हो जाती है। मामले में गवाह की भी संदिग्ध हालत में मौत होती है। शायद यहां तक ये महज इत्तेफाक लगता हो, लेकिन एक दिन पहले जो हुआ उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए कि कोई इतना बदनसीब कैसे हो सकता है? कहीं हादसा साजिश तो नहीं है? कहीं एक्सीडेंट के पीछे रेप आरोपी कुलदीप सेंगर तो नहीं है? हादसे की तस्वीरें देख लीजिए, कार के कैसे परखच्चे उड़ चुके हैं। अब ट्रक की नंबर प्लेट देखिए, कैसे नंबर को छिपाया गया। दूसरी बात यह है कि पुलिस की थ्योरी में झोल नजर आता है। पुलिस का कहना है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, जबकि हाईवे पर वो तेजी से रॉन्ग साइड क्यों आ रहा था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रक है वो सीज कर लिया गया है। जो ट्रक का ड्राइवर है, क्लीनर है और मालिक है, उनको भी हमने कस्टडी में ले लिया है। उनसे प्रारंभिक बातचीत में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रक ड्राइवर का ये कहना है कि उसी बारिश में वो जो रोड जो है उसमें बीच में डिवाइडर नहीं है। जो इनकी जाने वाली रोड है फ्रॉम रायबरेली टू फतेहपुर और जो गाड़ी की आने वाली रोड है वो फ्रॉम उन्नाव टू रायबरेली, तो आमने सामने की गाड़ियां थी। उन आमने सामने गाड़ियों में टक्कर हुई है और जिसकी वजह से हादसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही चाची और मौसी दम तोड़ देती हैं, जबकि वकील और पीड़िता को गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। रविवार के दिन यह हादसा रायबरेली बांदा हाईवे पर सुल्तानपुर खेड़ा मोड़ के पास हुआ। पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली की जिला जेल में बंद एक रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। पीड़ित का परिवार स्विफ्ट डिजायर में सवार था।
तभी हाईवे पर सुल्तानपुर खेड़ा के पास उनकी कार को रायबरेली की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना जब पुलिस तक पहुंची तब अटौरा पुलिस चौकी ने किसी तरह सबको बाहर निकाला और सबको जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत नाजुक देख डॉक्टर ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पे जिस रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, NH 232, ये रोड जो है रायबरेली से कानपुर को जोड़ती है, नेशनल हाईवे है। यहाँ पे ठीक जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहीं पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किरचे हैं शीशे की, वो इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं। जो मार्किंग आप देख रहे हैं ये यहाँ पे की गई है। ठीक इसी जगह पे यहाँ पे जो ट्रक है वो स्विफ्ट गाड़ी से टकराई। पुलिस इस मामले को हादसा मानकर चल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 साल में लगातार पीड़िता पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, घर वालों की मौत हो रही है, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अब एक अनाम नंबर प्लेट वाला ट्रक पीड़िता की गाड़ी को रॉन्ग साइड पर आकर जोरदार टक्कर मार देता है। क्या ये भी इत्तेफाक है? मामले को बढ़ता देख लखनऊ रेंज के एडीजी राजीव कृष्णा ने कहा कि इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उधर कुलदीप सेंगर के इस हादसे में हाथ होने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रेप केस में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर ही है, जो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। ऐसे में इसे पहली नजर में पुलिस का हादसा मानना किसी को समझ नहीं आ रहा, इसीलिए सवाल उठ रहा है, पुलिस ने पहली नजर में ही इसे हादसा क्यों माना? पीड़िता की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? अहम गवाहों के साथ इतनी लापरवाही क्यों? पुती हुई नंबर प्लेट के साथ कैसे दौड़ रहा था ट्रक? जो गाड़ी का नंबर प्लेट हाइड करने के बारे में गाड़ी के मालिक का यह कहना है कि उसने एक गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी और फाइनेंस जिन लोगों से कराई थी उन लोगों को उसने पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से उसने गाड़ी का नंबर हाइड किया हुआ था, जिससे कि उसको वो लोग गाड़ी पकड़कर पूछताछ न करें, ऐसा उसका कहना है। गाड़ी के ड्राइवर की इस बात का, जो पुरानी बात मैंने बताई उस बात का, और गाड़ी के मालिक की इस बात का, दोनों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। महज 2 साल में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिस वक्त लड़की के साथ रेप हुआ उसकी उम्र 17 साल से भी कम थी, लेकिन हिम्मत देखी, एक बाहुबली विधायक से टकराने के लिए वो डटी रही, लेकिन हिम्मत कब तक साथ देगी? परिवार के लोग मारे जाते रहे और नाम इत्तेफाक दिया जाता रहा। हालांकि जब मामला काफी बढ़ गया तो पुलिस ने जान से मारने की धमकी के आधार पर कुलदीप सेंगर पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें पुरानी धमकियों को भी आधार बनाया गया है। जो पुलिस इसे अब तक हादसा मानकर चल रही थी, उसी पुलिस ने कुलदीप सेंगर पर जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि रेप पीड़िता की सुरक्षा की क्या गारंटी है, क्योंकि कुलदीप सेंगर पर रेप का केस तो पहले से ही चल रहा है। आखिर इतने गंभीर मामले में पुलिस ने पीड़ितों को सुरक्षा क्यों नहीं दी, जबकि पुलिस जानती है कि कुलदीप सेंगर जेल से बैठकर भी बड़ा खेल खेल सकता है। इस बीच अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पीड़िता की हालत नाजुक है और सीएमओ ने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो इलाज बेहतर से बेहतर कराए जाने के लिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता की हालत नाजुक, अस्पताल ले जा सकते हैं किसी भी अस्पताल में। पीड़िता को बचाने के लिए सरकार और अस्पताल की कोशिश, सीएमओ का बयान, गैंगरेप पीड़िता की हालत बेहद नाजुक। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की हालत नाजुक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता के पास। वर्णित, क्या जानकारी है आपके पास पीड़िता को लेकर? देखिए, जो जानकारी इस वक्त सीएमओ ऑफिस से आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि बेहद ही नाजुक है गैंगरेप पीड़िता की इस वक्त हालत। और जिस तरीके से मैंने देखा है, खुद मैंने उस गैंगरेप पीड़िता को देखा है, उसकी दाईं साइड की पूरी, मतलब अगर कहा जाए दाईं साइड जो है पूरी बॉडी में फ्रैक्चर हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी पे प्लास्टर जो है वो चढ़ा हुआ था और बहुत ही क्रिटिकल हालत में उसे जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है शिफ्ट किया गया था। फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही छन के, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि हालात जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और अगर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर की जरूरत होगी तो इसके अंदर ली जा सकती है। अपने आप में ये कई सवाल जो है वो खड़े कर देता है कि क्या
यहाँ अब केजीएमयू के पास या ट्रॉमा सेंटर के पास वो फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो इस गैंगरेप पीड़िता का इलाज कर सके, या इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या किसी बाहर से डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? जरूरत एक सवाल बाकी है। वर्णित एक बात बताएं, क्या पीड़िता की हालत जब इतनी नाजुक बताई जा रही है तो सीएमओ कैसे कह रहे हैं कि किसी और अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, उनका कहने का जो मंतव्य है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जो है उन्हें भर्ती करवाया जाए, लेकिन जहां तक मुझे पता है लखनऊ में अगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात की जाए तो ट्रॉमा सेंटर में खुद वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं वहां, और उसके अलावा पीजीआई है जहां पे एसजीपीजीआई जहां पे इलाज दिया जा सकता है, अच्छा इलाज होता है वहां पे, और वहां भी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब ये प्रशासन को देखना होगा कि वो आगे किस तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, वही जो परिजन है उनको भी इसके अंदर डिसाइड करना होगा कि आगे वो क्या चाहते हैं और कैसे वो इलाज जो है करवाना चाहेंगे। लेकिन कुल मिला के इस पूरे केस में जहां हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है, इससे पहले जो पीड़िता है उसके पिता की जेल में ही हत्या की गई, जिसके तहत जो है हम देख पा रहे हैं कि कुलदीप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद वर्णित। और आप पीड़िता और पीड़िता के साथ अन्य लोग जो है उनकी हालात पर नजर रखें। इस बीच जिंदगी भी बड़ी बेरहम साहूकार है, नींद गिरवी लेकर चैन सुख छीन लेती है। वो वहशी है, वो हैवान है, आबरू के साथ खेला, जीवन तबाह कर दिया, सिर से बाबुल का साया छीन लिया और जो साथ खड़े थे उनको स्वर्गवासी बना दिया। इतना ही नहीं तो जो कुछ बचा आखिरी सांसों पर डाका भी डाल दिया। वो इंसान है या हैवान? जी हां, ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, और साजिश के साथ साथ अब जो चीजें बेनकाब हो रही हैं उससे ये लगता है कि ये हत्या का पूरा पूरा प्लान था। जी हां, कहां हो सरकार? द्वापर युग से द्रौपदी का चीरहरण जारी है, जो अब तक जारी है। उस समय तो भगवान कृष्ण ने लाज बचाई थी, इस समय कहां हो सरकार? इसी को लेकर मचा है देश में बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। और सवाल के कटघरे में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मौजूदा सरकार के प्रवक्ता। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर चारू वली खाना, जो कि पूर्व सदस्य हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। आमतौर पे तो आपने देखा है जब भी किसी भी टीवी चैनल की डिबेट और चर्चा होती है तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे सामने आकर बात करते हैं, लेकिन आज चूंकि मामला गंभीर है तो राहुल त्रिवेदी जैसों को झेलने के लिए भेज दिया। राहुल, कहां है आपकी सरकार? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसमें जो 2 लोगों की मौत हुई है, जो महिलाओं की, उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं पूरा परिवार चला गया, आप ये समझिए मोटा मोटी। जो लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग स्वस्थ हो जाएं और घर लौट जाएं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है तो प्रशासनिक तौर पे हमारे तरफ से क्या कदम उठाने चाहिए इसकी जिम्मेदारी आपने क्या कदम उठाया? नहीं, बार बार वो चीख चीख के कहती रही, उनको धमकियां मिल रही हैं, जेल में मार दिया जाता है, बाहर इस तरह की साजिश होती है, आप कह रहे हैं कि प्रयास किया? देखिए, ऑलरेडी अगर दोनों मामले को देखा जाए, अगर कुलदीप सेंगर की बात की जाए तो कुलदीप सेंगर एक आरोपी हैं और पूर्व भाजपा के नेता हैं। उसके पहले तो उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? निलंबन हो चुका है, ऑलरेडी निलंबन हो चुका है। कब हुआ? वो बीजेपी के नेता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो बीजेपी के वर्तमान नहीं धन्यवाद देने जाते हैं। कौन जाता है नहीं जाता है कि मैं एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूं पूरे देश को और मीडिया को भी, कई जगह मैंने ये देखा, उनका निलंबन हो चुका है और वो पूर्व हैं। पूर्व में तो वो बसपा में भी थे, पूर्व में वो कांग्रेस में भी थे, तो अगर पूर्व हैं तो पूर्व नेता ही माने जा सकते हैं। उनको बीजेपी का विधायक कह के पहले तो ये नहीं कहा जाए कि बीजेपी के विधायक हैं। सांसद उनसे जेल में मिलने जाते हैं। राहुल, देखिए, सांसद किस स्थिति में, किस परिस्थिति में उनसे मिलने गए वो एक अलग कड़ी है। धन्यवाद देने गए थे भाजपा के नेता वर्तमान में नहीं, धन्यवाद देने गए थे राहुल। भाजपा के वर्तमान नेता आज के तारीख में नहीं है, और उनको तो फिर आपके सांसद क्यों गए? उनका निलंबन आपके कर दिया सांसद गया क्यों था। गए राहुल? देखिए, राहुल आपके सांसद क्यों गए? ये बेहतर जवाब
जो सांसद महोदय गए थे वो शायद बेहतर दे सकते हैं कि वो किस अधिकार से गए थे और आप कैसे पार्टी गए के थे। प्रवक्ता हैं, जवाब लेकिन चाहिए। सेंगर है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, ना ही नेता है आज के तारीख में। वो पूर्व हैं, उसके पहले वो कांग्रेस के नेता थे, उसके पहले वो बसपा के नेता थे। तो वो तो अगर पूर्व में कहें तो हम किसी भी पार्टी के नेता हो सकते हैं, तो उनको बीजेपी का नेता कहकर या बीजेपी का विधायक कहकर उनको इंगित नहीं किया जाए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि योगी सरकार वहां पर क्या कदम उठा रही है। योगी सरकार ने जैसे ही योगी सरकार गुंडों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन नेताओं को नहीं बचा सक रही। नेताओं को बचा रही है, जेल के अंदर से वो बाहर मर्डर प्लान करते हैं, और योगी सरकार शांत है। देखिए, ये परसेप्शन बनाने की चीज है। आपने मीडिया है, मीडिया की ताकत है और कैसी बात लोकतंत्र कर रहे हैं है, राहुल? कह आप सकते हैं। जेल के अंदर बैठ के लेकिन वो पुलिस पीड़िता के पिता को खत्म करवा देता है। जिस तेजी से पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, जिस तेजी से पुलिस कहती है ये हादसा है, नहीं पुलिस कहती है प्रथम दृष्टया ये हादसा है। बिल्कुल, क्योंकि ये रोड पे हुआ है और रोड पे जिस तरह के वहां तिराहे थे, बारिश का मौसम था, और जो अगर प्रथम दृष्टया कोई भी देखकर यही कहेगा कि ये हादसा है। रही बात इसकी जांच कराने की, इत्तेफाक लगता है? देखिए, ये आपको इत्तेफाक लगता है? ये आपको इत्तेफाक लगता है क्या राहुल? ये मैं कैसे कह सकता हूं? जब तक इसका जांच ना हो, किसी भी घटना में कोई घटना का रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें जनरली ड्राइवर्स को पकड़ा जाता है, क्लीनर को पकड़ा जाता है। इसमें इसीलिए नंबर प्लेट ग्रीन सारे से पुती होती साजिश है। को पर्दाफाश करने के लिए नंबर प्लेट मालिक को भी पकड़ा गया है। नंबर प्लेट पुती होती है, मनीष जी, नंबर प्लेट काली कर दी जाती है राहुल। मनीष जी, आप देखें कि इसमें ड्राइवर के साथ साथ उस ट्रक के मालिक को भी पकड़ा गया है, इसीलिए कि साजिश अगर कहीं है तो किस लेवल पे है उसका भी उजागर कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना जो एक प्रशासन का काम होता है, एक सरकार का काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, जो पीड़िता घायल हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो उनके साथ वकील हैं वो घायल हैं, उन लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने का काम सरकार ने कहा है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिलाया जाएगा और इसकी जांच उस तरह से होगी। उन्होंने ये भी कह दिया, आप तब दे रहे हैं डीएम ने सरकार को ये भी प्रेफर कर जब दिया, आप सेंगर के खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे थे और आप इनके साथ खड़े होते। नहीं तो हम इनके साथ ही है ना, तभी तो सेंगर जेल में है। अगर हम पीड़िता के साथ नहीं होते तो सेंगर बाहर घूमते होते। अरे अंदर रह के महफूज महसूस कर रहे हैं वो, अंदर रह के वहां से कारगुजारी को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, ये ठीक है, ये आप कह सकते हैं, आपका कहने का अधिकार है, आप जो भी कह लें, लेकिन आज आपको नहीं लगता सरकार, राहुल, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान हैं, आपको नहीं लगता कि इन सारी बातों को अगर आप क्रमवार तरीके से देखें तो सीधे तौर पर आपको ये साफ दिखाई देता है कि सेंगर जो चाह रहा था वो जेल के अंदर बैठकर कर रहा है। जो आरोपी कुलदीप सेंगर है, अगर वो इस मामले में भी दोषी पाया गया, जिस तरह से वो सलाखों के पीछे है, उसकी सजा और ज्यादा उसको इस मामले राहुल, आपसे मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं और मैं एक चीज आपसे निवेदन करूंगा कि जो कहें लफ्जों की धोखेबाजी ना हो। मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। मैं एक बेटी का सवाल है, बेटी का पूरा परिवार छीन लिया इस व्यक्ति ने। देखिए, हर चीज अलग तरह से होता है, मैं उतनी संवेदनशीलता से बात कहूंगा। और वो एक पूर्व नेता है बीजेपी का कुलदीप सेंगर, अगर उसकी कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसी आरोपी की तरह उसके साथ पेश किया जाएगा। यूपी सरकार करेगी जैसे बाकी आरोपी के साथ किया जाता है। मेरे साथ शांतनु सेन साहब, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर, वो भी जुड़ चुके हैं। इस बीच डॉक्टर चारू वली खाना है। डॉक्टर चारू, तमाम शिकायतों के बावजूद भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। अखबारों में खबरें आ रही थी कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो इस मसले में 2017 से लेके आज तक 2 साल के भीतर जो हुआ है उसमें साफ दिखाई देता है कि सेंगर अंदर से बैठ के कारगुजारियों को अंजाम दे रहा था और सरकार जो थी वो गुंडों के एनकाउंटर का दावा करती है, लेकिन सही गुंडा तो जेल के अंदर था। हेलो संजीव सर, हेलो राशि सर। डॉक्टर चारू, चारू मैडम का साउंड काट दिया है, पैच नंबर जो डॉक्टर चारू, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बोल रहा हूँ, गेस्ट टाइप को ना चारू मैडम के साथ पैच करो। पैच नंबर कट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। शायद मेरी आवाज डॉक्टर चारू तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे तकनीकी तौर पर उनसे दोबारा जुड़ पाएं। शांतनु सेन साहब, सरकार अब देर से जागती दिखाई दे रही है कि सीबीआई को यह मसला दिया जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया जितनी समझ मेरी है वो ये कहती है कि जब
आप सीधे तौर पर अगर 3 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ट्रक के मालिक, ट्रक के ड्राइवर, ट्रक के क्लीनर, तो क्यों ना तात्कालिक तौर पर सीधे इनका नार्को लाई डिटेक्टर और ये किसके संपर्क में है, सीडीआर के जरिए तुरंत स्थापित करना चाहिए। पुलिस इसे शुरुआती तौर पर हादसा बता देती है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये सवाल मेरे सामने भी है। अभी तो सीबीआई के पास केस गया नहीं है। जब तक केस यूपी पुलिस के पास है, यूपी पुलिस को तफ्तीश पूरी जोर से चलाना चाहिए। सीबीआई के पास जब तक जाएगी तब तक देर होगी और एविडेंस जो वहां पर रखा हुआ है वो हट सकता है, खो सकता है, मिल नहीं सकता है। एक बात आप बताइए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है, ये प्रोटेक्टी यूपी पुलिस की प्रोटेक्टी थी, कैसे मर गई? कोई 9 आदमी उसे घेर के बचाने के लिए दिए गए थे, कोई उसके बाद भी वो मर जाती है। एग्जैक्टली। तो यूपी पुलिस और फिर यूपी पुलिस तो डीजीपी ने खुद कहा कि ये जो नंबर छुपा हुआ था इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर मालिक कहता है जो उसकी किश्तियां बाकी थी तो वो चुपके गाड़ी चला रहा था। ये तो खुद ही क्राइम है और डीजीपी इस क्राइम के बारे में खुलेआम कह रहा है, एज इफ उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो आप सोचिए क्या भरोसा है ये यूपी पुलिस इस केस की तफ्तीश अच्छी तरह करेगी। पहले तो उनको अपने आप को बचाना है। प्रोटेक्टी कैसे उनके सामने हमला हुआ, वो गनर के पास कोई अधिकार नहीं है जो अपने प्रोटेक्टी को वो छोड़े। प्रोटेक्टी कुछ भी कहता रहे, जो मैं नहीं लिया, गनर का काम है मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। गनर क्यों नहीं था, इसका जवाब आप लोग कोई पूछ रहे नहीं है। शांतनु साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शांतनु साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे बहुत सारे सवाल जानने और समझने हैं ताकि दर्शक भी समझे कि आखिर सरकार किस तरह से अहम मसलों पर, जहां पर सरकार की किरकिरी होती है, कैसे नेता बचाते हैं। प्रमोद कृष्णन साहब, प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रमोद जी, आमतौर पर यह देखा गया है जब भी कोई नेता इस तरह के मामले में फंस जाता है तो राजनीतिक दल कोई भी हो बचाने की पूरी कोशिश करता है। देखिए मनीष जी, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये बड़ा बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसमें सबसे बड़ा अफसोस तब हुआ जब डीजीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ये कहते हैं कि ये प्रथम दृष्टया एक दुर्घटना लगती है। अरे भाई, प्रथम दृष्टया आपको हत्या की साजिश क्यों नहीं लग रही? दूसरा सवाल ये है कि आप जितना बड़ा ये सेंसिटिव मामला था, जब पहले ये रेप कांड हुआ उसके बाद बड़ी मुश्किलों से रिपोर्ट दर्ज होकर के और फिर अरेस्टिंग हुई, उससे पहले उसके बाद की हत्या की गई कस्टडी में, और आपने उस परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई, तो उस सुरक्षा की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? सारी उत्तर प्रदेश की जनता जो थोड़ी सी जागरूक है, अवेयर है, वो उसी दिन से हम लोग और सब लोग ये मानते थे कि इस परिवार पर हमला होगा, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी बात को बस इधर उधर करके रफा दफा करने से पीछा छोड़ा। हर बात की सीबीआई जांच, हर बात। अरे डीजीपी साहब को ये कहना चाहिए कि भाई हम इसका दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। सवाल इस बात का है, पुलिस अपना सर का बवाल टालना चाहती है। दूसरी बात यह है कि साक्षी महाराज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा जीतने के बाद शुक्रिया अदा करते हैं कुलदीप सिंह सेंगर का, बाहर निकल के कहते हैं कि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जीता। तो अपराधियों का जो मॉरल है वो बढ़ जाता है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं प्रमोद जी कि ये सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी राज्य का चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहता होगा कि उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन हो तो रहा है। सोनभद्र के अंदर सैकड़ों गोलियां चला करके 11 आदमी मार दिए जाते हैं। बागपत की जेल के अंदर पिस्टल से एक आदमी की हत्या कर दी जाती है, भले ही वो अपराधी रहा हो, मुन्ना बजरंगी, उसको मार दिया जाता है, कोई सवाल नहीं। संभल के अंदर जो है पुलिस वैन में हथियार। प्रमोद जी, प्रियंका गांधी कहाँ है? उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया।
देखिए, प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं और उनका कोई ट्वीट नहीं आया, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि एक रेप पीड़िता के परिवार पे हमले उसे बर्बाद कर दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहती है कि ये प्रथम दृष्टया हमें दुर्घटना लगती है। अरे उस ट्रक ने उसी में टक्कर क्यों मारी? वो पुलिस वाले उस दिन कहाँ चले गए? और जब पुलिस सिक्योरिटी में थी तो अगर वो पीड़िता ने ये कहा, पीपी ने, जो प्रोटेक्टिव पर्सन है, उसने कहा कि मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, तो पुलिस ने पायलट क्यों नहीं उपलब्ध कराया? जिला पुलिस ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? ये बहुत से सवाल हैं, इस तरह बचा नहीं जा सकता। इस प्रमोद जी, आप हमारे साथ इस मसले पर फोन लाइन पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पीड़िता और गैंगरेप पर हमारा देश का सवाल जारी है कि आखिर कहां हो सरकार। डीसीपी दिल्ली पुलिस के बीएम चोपड़ा साहब भी हैं। जी हां, हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे गैंगरेप पीड़िता के साथ उस पूरे मसले पर सेंगर की दादागिरी, गुंडागर्दी और वो भी जेल की चारदीवारी से। ये अपने आप में ये बताता है कि कहां हो सरकार। न छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा। मत पुकारो उन क्षणों को, ये जख्म जो है रह रहकर रिसने लगेगा। जी हां, चोपड़ा साहब, इस पूरे मामले को अगर आप गंभीरता से देखें तो पुलिस कहीं न कहीं कन्नी काट रही थी। सच कहने से पुलिस को भी प्रथम दृष्टया ये दिख रहा था कि ये अपने आप में एक पूरा प्लॉट है जिसको अंजाम दे दिया गया। चोपड़ा साहब, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये पुलिस की ऊपर सारा डाला जा सके और या पुलिस इस पे कुछ। अगर डीजीपी चोपड़ा साहब, अगर 32 साल की सर्विस के बाद, जितनी मेरी समझ है, अगर राज्य का कोई डीजीपी बनता है तो कम से कम 30 साल की सर्विस पूरी करता है। प्रथम दृष्टया अगर उनको ये नहीं समझ आ रहा कि इत्तेफाक ऐसे कैसे हो सकता है, वो ट्रक रॉन्ग साइड आता है, ट्रक रॉन्ग साइड के साथ नंबर प्लेट काली पुती होती है ग्रीस से, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये तो मुझे एक हादसा दिखाई दे रहा है। नहीं, बात तो ठीक है, पहली नजर से हादसा ही नजर आता है। और हमारा भी 40 साल का पुलिस में एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे ही प्रथम सूचना पर पुलिस मौके पहुंचती है तो तकरीबन 90% सामने आ जाती है तफ्तीश वहां से भी क्या है, असलियत क्या है। ये मामला एक्चुअली क्या और है, ये एक पहले केस से जुड़ा हुआ है जिसको इंटरलिंक करके मिला दिया गया है, जिस पर ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। मगर मैं इस समय इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मामला अभी तफ्तीश में है। क्यों साहब, आप भी तो हमारे कुलीग हैं, तो आप बताइए ये मामला कुछ इसमें। एल एन राव साहब जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और पूर्व हमारे डीसी भी हैं। एल एन राव साहब, तमाम चीख पुकार मची हुई थी, अखबारों में बातें आ रही थी, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ डाल के ये समझिए कि सरकार के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। देखिए, ये सारा का सारा जो केस है, इसमें जितने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज हैं या सर्कमस्टांसेज हैं, ये अपेरेंटली प्रथम दृष्टया कोई मैं कोइंसिडेंस नहीं कह सकता कि कोइंसिडेंस है। ये एक देखने से ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुराने केस से अगर इसको कनेक्ट करके देखा जाए तो ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं मर्डर करने की साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। दबंगई कैसे हो सकती है? पहले पिता चला जाता है, गवाह चला जाता है। मनीष जी, यही कह रहा हूं कि अभी इतने सर्कमस्टांसेस एविडेंस हैं कि इसको हम एकदम सिंपल एक्सीडेंट की तरफ नहीं ले जा सकते। और जिस प्रकार से डीजी साहब ने अपेरेंटली कहा कि कोई शक की बात नहीं है, ये इतनी स्टेज नहीं है, इनिशियल स्टेज पर इसको हम इतना कंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज सो मेनी अदर थिंग्स आर टू बी सीन। एलिगेशंस हैं कि सेंगर ने ऐसा करवाया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कनेक्ट करने के लिए हमें सेंगर के कनेक्शन और इन लोगों के जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, ट्रक के ड्राइवर, ट्रक के मालिक और इन लोगों का साथ साथ में एक जो मैं ये बड़ी अजीब सी बात है कि नंबर प्लेट इसके बाद इसमें उसमें ग्रीस लेपी हुई है या पेंट किया हुआ है। ये इंटेंशन अपने आप में इरादा बताता है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताता है। डाउट कर रहे हैं कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट केस नहीं है, इट्स अ केस ऑफ अपेरेंट मर्डर एंड इसको मर्डर के केस की तरफ तफ्तीश की जाए। इसकी शक की बिना पे सारे जो शक और चारू, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? एक बात और करना चाहूंगा मनीष जी, इसमें एक बात और बता रहा हूँ कि इसमें जो है, जो ट्रक चला कहां से है, ट्रक किस रॉन्ग साइड क्यों आता है? नहीं, रॉन्ग साइड की बात नहीं है, रॉन्ग साइड की नहीं है। बात यह है कि ट्रक कहां से चला है
और उसमें कितना लोड था, इनकी एक प्रॉपर वो बनी होती है, लोड बेरिंग बनी होती है। वो वजन काटा में उनको करा के आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं, वही कह रहा हूँ, इनके पास सारा रूट का होता है। अभी एक्चुअली या तो होता ट्रक खाली होता है तो पूरा उसका कंटेंशन पता चल जाए ये मारने के इरादे से जा रहा है। अगर किसी जगह से ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रक चला है, उसमें लोडिंग हुई है, और ऐसा तो कोई बेवकूफ ड्राइवर नहीं है जो इसको इंटेंशनली मारेगा। जी चोपड़ा साहब, पर कई बात आपकी सही है कि वो जो इसको शक की नजर से जाई जा रही है, इसी पर तो इसमें बड़ा सीरियसली इसलिए हो रहा है कि इसमें काफी डाउटफुल चीजें आ रही हैं। जी जी डॉक्टर चारू, आप इस केस को बहुत करीब से सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी, देख रही होंगी। अपने आप में ये बहुत दर्दनाक एक ऐसा केस है जिसको सुनकर ही आदमी की रूह कपा दे, ऐसा केस है। अब तमाम पीड़िता कहती रही, चीखती रही, बेबस, लाचार, दर दर घूमती रही, अखबारों में खबरें आती रही कि इनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसके बावजूद सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो विमेन कमीशन सू मोटो अखबार को अपनी खबर मानते हुए और उस पर एक्शन लेते हुए सू मोटो एक्शन क्यों नहीं ली विमेन कमीशन? देखिए, उनको इमीडिएटली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग या यूपी आयोग को फौरन तुरंत इस पे सुमोटो लेनी चाहिए कॉग्निसेंस, और फिर इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि सारा जो मेरे को लग रहा है शक का दायरा है वो पुलिस पे जा रहा है। ये डीजीपी को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर एक महिला जो पीड़ित होती है निर्भया कांड के बाद, जो अमेंडमेंट्स हुए हमारे दंड प्रक्रिया में कि पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य है, और अगर नहीं करते हैं तो वो दंडित होंगे, लेकिन नहीं हुई। और इस महिला को इस लेवल तक, स्तर तक आना पड़ा कि उसको आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके बावजूद जब मेरे को नहीं अच्छे लगे वो जो शब्द लोग यूज कर रहे थे पुलिस वाले, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या मतलब? कोई खड़ा होगा, आपका खड़ा होगा, रेप देख रहा होगा, कोई सेंगर के संग अंदर जेल में देख रहा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा कि वो साजिश रचेगा। ये तो सारी ऐसी बात नहीं है। आई डिसएग्री विद यू। मैं कह रही हूँ, जो आप कह रही हैं पुलिस में, नहीं सुनिए, लेट मी कंप्लीट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरे को खत्म करने दीजिए। जो ये पर्सन, सुनिए, जो ये सेंगर जो है, ये आप कह रहे हैं जेल में बंद है। जेल में बंद मतलब क्या? कि आपको लिबर्टी नहीं है, आम इंसान की तरह लोगों से मिलजुल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं, जो मीडिया कह रहा है कि सांसद और पता नहीं कौन कौन बड़े लोग उससे मिलने आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है जेल का सुपरिंटेंडेंट? किस तरह से अलाउ कर रहा है? उसके पास, मेरे को लगता है 100% कि उसके पास मोबाइल फोन होगा। क्या आप किसी ने रेड की? जो सुपरिंटेंडेंट ने चेक किया? नहीं, तो ये चीजें हो ही नहीं सकती पुलिस के आवभागत के फायदे। फिर ये बात, ये ट्रक की, ये ट्रक उल्टी तरफ आ रहा है, वो प्रथम दृष्टि कौन सी दृष्टि है? क्या उन्हें आंख बंद कर? डॉक्टर चारू, मेरा यही सवाल है कि राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों शांत था? सुमोटो महिला आयोग ने क्यों नहीं ये कदम उठाया कि इस पीड़िता के साथ वो खड़ा दिखता? बिल्कुल सही, उनको दोनों राज्य महिला आयोग को भी बिल्कुल, देखिए, हम राष्ट्रीय महिला आयोग में थे, कोई पार्टी या कुछ नहीं, जहां महिला पीड़ित हुई है, कोई भी राज्य हो, उसमें फौरन उनको, देखिए आपका काम क्या है, महिला आयोग का क्या काम है कि जहां महिलाओं को पीड़ित हो रही है, और जो ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया है, और 2 गनर। डॉक्टर चारू, मैं आपके पास आऊंगा, इसी से जुड़ा सवाल मुझे लगता है कि राहुल से पूछना चाहिए। आजम खान के बयान पर संसद में सारी महिला सांसद एक दिखाई दी। राहुल, आज कहां थी आपकी सांसद? नहीं, इस पे भी चर्चा हुई है और संसद में क्यों नहीं उन्होंने मांग की? राहुल, क्यों नहीं उन्होंने मांग की कि सेंगर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई? क्यों नहीं आज कोई महिला सांसद सामने आके बात? अगर सेंगर जेल के बाहर घूम रहा होता या जेल के बाहर होता तो आप ये बात कर सकते थे। कठोर कार्रवाई का मतलब कि जैसे ही आरोपी के ऊपर एफआईआर, राहुल, ये बेतुकी दलील है। राहुल, पिछले 1 साल से कुलदीप सेंगर जेल के अंदर है,
जैसे ही उसके चाचा, जो पीड़िता के चाचा है, वो जैसे ही मुकदमा दर्ज कराते हैं, उसके खिलाफ आज के मामले में भी केस दर्ज कर दिया जाता है। सीबीआई जांच के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है कि अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी। और सुबह में ही डीजीपी ने बोला था कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने यह कहा है कि अगर पीड़िता के परिवार की तरफ से ये आता है बात कि सीबीआई जांच की आदेश दिया जाए तो सीबीआई जांच हम जरूर कराएंगे। आखिर इसमें सरकार को जो तफ्तीश करनी चाहिए, राहुल शांतनु सेन साहब है, राहुल शांतनु सेन साहब है, सीबीआई जांच क्यों दी जाती है ये मैं शांतनु साहब से भी पूछूंगा। अपना पीछा छुड़ाने के लिए देखिए सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया, बड़ी जांच एजेंसी है और बड़े बड़े केसों का खुलासा उन्होंने किया है। वैसी स्थिति में अगर कोई आदमी लोकतंत्र में और कोई भी पीड़िता का परिवार हो, मीडिया हो, कोई अगर वहां के पुलिस पे सवाल उठाता है तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी। अरे अखबारों में इतनी खबरें आ रही थी तब आपको सवाल उठा नहीं दिखा। नहीं, सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है उस मामले की, 1 साल से उस मामले की पूरी जांच। और इसी कारण से जो आरोपी है, आरोपी जेल के पीछे है। देखिए राहुल, आपकी जो भी दलील है इससे कहीं भी साफ बोल दिखाई नहीं। ये कह रहा हूं कि अगर आरोपी पे आरोप तय होता है तो उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए, अब बिल्कुल चढ़ा देना चाहिए, और ये एक सबके लिए उदाहरण बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में है जहां कानून का राज है, वहां पर कानून को एक आम आदमी को समझ आता है कि जब मसला इतना गंभीर है जिसको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, ये नहीं लगता पुलिस को कि इन तीनों का इमीडिएट लाई डिटेक्टर, नार्को, पॉलीग्राफ जो भी है करा देना चाहिए सबसे पहले, ताकि ये किसके संपर्क में है, किसके कहने पर किए, इसकी प्रक्रिया तो शुरू करनी पड़ेगी। कम से कम पुलिस अपनी नीयत तो साफ करे कि हम लाई डिटेक्टर कराएंगे। सीडीआर की जांच, ठीक है, सीडीआर की जांच वो 10 मिनट का काम होता है। शांतनु जी, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तफ्तीश शुरू करनी चाहिए। तफ्तीश में लाई डिटेक्टर, नार्को, वो बात की बात है, पर तफ्तीश शुरू हो जानी चाहिए। सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना चाहिए सो दैट और कोई उसमें अंदर नहीं घुसे, सीन ऑफ क्राइम को डैमेज ना करे। और डीजीपी को ये कहना ये एक्सीडेंट लगता है और ये गाड़ी के किस्त बाकी थी इसलिए उसने नंबर प्लेट को छुपा दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इसमें जांच पर असर पड़ेगा। डीजीपी को जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई है कोई फाइंडिंग नहीं देनी चाहिए। डीजीपी का ये बयान एक फाइंडिंग की तरफ हो जाता है, तफ्तीश के पहले कोई फाइंडिंग नहीं देनी चाहिए। इसमें और 3 केस पहले हो चुके हैं, तीनों में चार्जशीट सीबीआई ने लगाई है। मुझे लगता है ये केस भी सीबीआई के पास जाएगी, पर जब तक सीबीआई के पास न जाए सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और डीजीपी को और पुलिस ऑफिसर को ऐसे बयान जो एक्यूज की पैरवी में हो रहे हैं बिल्कुल नहीं देना चाहिए। शांतनु जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन के ट्रेंड में खतरा होता है। शांतनु जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, वो ये करना चाहिए। आपसे जो समझना चाहते हैं, आमतौर पर सरकार सीबीआई जांच का ऐलान करके खुद का पीछा छुड़वाना चाहती है, तो उसमें सरकार की नीयत क्या? आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के, आपको नहीं लगता कि सरकार अक्सर ऐसा ही किया करती है? नहीं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई में रहा कई साल, 5 साल रहा, और उसके पहले मैं डीआईजी भी रहा। जी। जब सीबीआई के पास केस आता है तब तक केस देर हो जाती है, और ये मुझे नहीं कहना, ये कहना ठीक नहीं होगा जब अपना पीछा छुड़ाने के लिए देती है। जब केस सॉल्व नहीं होता है, मैंने जब सेकंड मर्डर केस दिल्ली का था वो 9 महीने दिल्ली पुलिस के पास था, अनसॉल्व था। जनरल वैद्य का केस वो बॉम्बे पुलिस के पास था, अनसॉल्व था। तो अनसॉल्व केसेस सीबीआई के पास आते हैं। इस केस में ये केस तुरंत सीबीआई के पास आना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध 3 केसेस ऑलरेडी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है और चार्जशीट डाले हैं। ये भी उसी के साथ मिला जुला केस है। अगर ये राइट साइड में दोनों गाड़ी चलती और कोई ऐसा स्टॉर कुछ बात होती जो गाड़ी लपक के डिवाइडर क्रॉस करके आके धक्का दिया तो फिर मामला एक्सीडेंट का हो सकता था। इसमें गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी,
गाड़ी में कोई सामान नहीं था, सारा सामान जो बांडा से लेके चला था उसने उतार दिया था। उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट स्मच कर दिए गए थे, गाड़ी रॉन्ग साइड से चल रही है, मालिक ड्राइवर का मुश्किल में था, उसको पैसे की जरूरत थी, और गनर सबसे अचंभे की बात है कि जो प्रोटेक्टी है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का, उसको प्रोटेक्शन नहीं था। 9 आदमी लगाए गए थे प्रोटेक्शन के लिए, और एक भी था, ना ही एस्कॉर्ट भी था। ये गनर पर नहीं रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। खतरनाक बात है कि ये सब सामने आते हुए ये केस कभी भी शांतनु के पास नहीं रह सकता, ये सीबीआई के पास आएगी और तुरंत सीबीआई के पास। शांतनु जी, आई विल कम टू यू, आपके पास दोबारा आता हूं। राहुल, आपको नहीं लगता कि आपकी यूपी सरकार में जेल में बैठकर एक व्यक्ति सक्रिय है, वो जैसा चाह रहा है चीजों को अंजाम दे रहा है, और पुलिस ये कहती है कि ये महज एक हादसा दिखाई देता है प्रथम दृष्टया? ये भी तो कह सकती थी कि जांच करने के बाद बताएंगे। डीजीपी जो कि मुखिया है, सर्वे सर्वा है पुलिस का, जिसका इतना लंबा कार्यकाल है, वो कह देता है हादसा। नहीं, उन्होंने पूरा बयान अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा कि अगर प्रथम दृष्टया ये हादसा दिखता है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर साजिश नहीं कही उन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई दूसरे पहलू हैं, कोई साजिश है, उसकी भी जांच की जाएगी। और वही कारण है कि जनरली इस तरह के रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, ड्राइवर या क्लीनर को जो एक्सीडेंट के समय में वहां पे मौजूद होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में ये स्पेशल प्रोटेक्टेड थी, इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट क्या कर रहा था राहुल? उनके पूरे मोबाइल का जो कन्वर्सेशन उसको ट्रैक किया जा रहा है कि इनका कहां बात हुई है, क्या क्या बातें हुई है, तो वो सारी तफ्तीश चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जैसे ही आरोपी के परिवार की तरफ से अगर आता है कि इसको सीबीआई जांच दी जाए, चोपड़ा साहब राहुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो गले के नीचे नहीं उतरती। चोपड़ा साहब, सीडीआर से अगर पुलिस चाह ली होती तो क्या अभी तक नहीं पता चलता कि ये 3 लोग किसके संपर्क में थे? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मनीष जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्टेज पे, अभी अर्ली स्टेज पे डीजी यूपी को ऐसे स्टेटमेंट मेरा ख्याल है राव साहब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी ये कच्चा मामला है और इसमें कोई बड़ा बैलेंस होके और बड़ा बहुत सेंसिटिव होकर तफ्तीश करनी चाहिए थी, क्योंकि जो उस वक्त अर्ली उसमें मिल जाते हैं प्रूफ या उसके एविडेंस, वो यूं देर होती है वो नहीं मिलते हैं। और इसमें कई बातें अभी करनी जो गहरी तफ्तीश करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये पीछे लिंक करता है केस से। और दूसरी बड़ी संवेदनशील बात है कि ये इसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो वो प्रोटेक्शन वाले बंदे क्या कर रहे थे, वो कह रहे उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने अपने सीनियर से बताया, ना कुछ करा। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की बहुत भारी चूक है। नहीं, राव साहब, अगर आप देखें अभी पीड़िता जो है, ये एक तरह से जो कोशिश और साजिश की गई वो पूरा केस खत्म करने की साजिश है। ये आप ये देखिए, पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वकील उसका जिंदगी और मौत पे झूल रहा है, जो 2 मुख्य गवाह थे वो बचे नहीं, तो अब केस में क्या बचा? देखिए, केस में क्या बचा वो बात अलग है। बहुत से ऐसे केसेस में सजा हुई है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी सजा हुई है, जैसे तलवार मर्डर केस आप देख लीजिए, वो उसमें कोई आई विटनेस नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ये केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है, केस की रजिस्ट्रेशन इतनी देर बाद हुई है, ये सब चीजें दिखा रही हैं कि यहाँ कहाँ से डाउट क्रिएट हो रहा है। और नो डाउट इसमें कि एक आई विटनेस जो बता रहे हैं जिनकी डेथ हो गई और वो पीड़िता है, वो भी अभी जिंदगी और मौत के बीच झेल रही है। लेकिन डेफिनेटली, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इसमें ट्रायल में इतना देर हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी सीरियस बात है। राहुल, आपको नहीं लगता ये जो देरी हुई इसमें सरकार का हाथ था? सरकार का कहीं हाथ नहीं होता। सरकार का काम देश में जनता के अपेक्षाओं को पूरा करना होता है, उसी के। अरे ये भाषण मत दीजिए राहुल। सीबीआई राहुल, ये भाषण नहीं चाहिए इस वक्त। मरहम चाहिए, इस वक्त मरहम चाहिए, भाषण नहीं। देखिए, अगर मरहम चाहिए तो सरकार पूरी तरह से उस पीड़िता के साथ खड़े है, उस वकील के साथ खड़ा है। इस वक्त राहुल एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, उन्नाव रेप के सड़क हादसे में प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। आरोपी विधायक को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही बीजेपी? ताजा एफआईआर में नाम होने के बाद भी बीजेपी चुप क्यों है और क्यों नहीं निकाल रही, क्यों नहीं बर्खास्त कर रही? प्रियंका गांधी का ट्वीट। राहुल, ये प्रियंका गांधी जी पता नहीं कहां से, ऑलरेडी जो विधायक हैं वो निलंबित हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी से निलंबित है। बर्खास्त नहीं है, निलंबन की बात नहीं है। बर्खास्त क्यों नहीं है? नहीं, उनका निलंबन है और निलंबन के बाद उनकी जांच चल रही है। अब बीजेपी अपने नाम पर ब्लेम ले रही है, इसको निकालने में क्या है? प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी महासचिव का वो ट्वीट, पार्टी को बीजेपी किस बात का इंतजार नहीं कर किया रही जाए। है? मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसका राजनीतिकरण न किया जाए। इसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? इस शख्स को अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव का ट्वीट, जबकि उन्नाव रेप केस की नई एफआईआर में उसका नाम भी है। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव का ट्वीट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देर से जागे लेकिन जागे जरूर। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव का ट्वीट। राहुल, इस तरह की बेतुकी बातें और बयानबाजी करके कुछ नहीं होगा। आज मरहम की जरूरत है, और मरहम भी क्या। मनीष, आप देख रहे हैं अभी सीएमएस का वहां पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसका बयान आता है कि जो भी बेहतर सुविधाएं, क्या वो सरकार के कहने पे ही उन्होंने ये बात कही है ना? अरे आप भी, जो भी बेहतर राहुल पढ़े लिखे सुविधा दी जा सकती है, आईसीयू में भर्ती इंसान को दी जाएगी। इतना आसान होता है क्या? और इतना आसान होता है क्या? इस केस की जांच की ऑलरेडी जिसके ऊपर आरोप है उस आरोपी को सलाखों के पीछे रखा गया है, उसकी तफ्तीश सीबीआई कर रही है। तो सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। और आज सुबह में कल सुबह में जो हादसा हुआ है, जो रोड एक्सीडेंट हुआ है वहां पे, और वो हादसा अगर एक साजिश है, अगर वो साजिश है, उस साजिश के पीछे जो भी है, अगर आप अभी भी अगर कर रही, आप अभी भी अगर कर रहे, मैं कैसे इसको कह सकता हूं? आप अभी भी अगर कर रहे, पार्ट है ना, मैं जजमेंटल नहीं हो सकता। आप मीडिया के लोग हैं, आप जजमेंटल हो सकते हैं, मैं जजमेंटल नहीं हो सकता। जजमेंट, किसी भी चीज में जजमेंट देने के लिए उसके सबूत चाहिए, उसके प्रमाण चाहिए। इतने प्रमाण सामने दिखने के बाद, अरे इतनी मैं वही कह रहा हूं तो रखिए, क्या उससे बर्खास्त करना चाहिए? आप कहिए उससे बर्खास्त करना चाहिए। इसमें आरोपी का ही साजिश करता है, कुलदीप सेंगर ही साजिश करता है, तो उनको फांसी पर कर देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हैं, कौन कौन लोग हैं इसमें। राहुल, मैं जजमेंट नहीं हो सकता, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं बैठा हूं। आखिरी पड़ाव में है इस बहस के, आखिरी 20 सेकेंड ही। देखिए, मैं मनीष जी बताता हूं कि ये केस बड़ा कंट्रोवर्शियल केस हो गया। इसमें कोई किसी पब्लिक के या किसी घर वालों के कहने की जरूरत नहीं है। इसको सरकार को अपने आप इसको तुरंत सीबीआई में ट्रांसफर कर देना चाहिए, और जो पुराने 3 केस हैं ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड किए हुए, उसके साथ इसको कनेक्ट करके उस सारे जो डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं उनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करने के बाद में किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। पुलिस का इतनी जल्दबाजी में कहना कि ये सिंपल एक्सीडेंट केस है, ये ठीक नहीं है। इसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इस केस में। चोपड़ा साहब, बिल्कुल ठीक। मैं राहुल साहब की बात से एग्री हूं कि इस समय इसको बहुत सेंसिटिवली और बहुत डीपली और बहुत गहराई से और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो करना चाहिए। बेटी के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में वो कायर कहलाए जाएंगे। पीड़िता के सम्मान में मैं केवल इतना ही कहूंगा, तनवीर काजी साहब की वो लाइन मुझे याद आती है, चुनर जो तेरी उड़ी तो गगन भी कपकपाएगा, चुनर जो तेरी गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। महिलाओं के सम्मान में आज ये था जिसको लेकर मचा है देश में बवाल, उसी को लेकर आया था मैं देश का सवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा आंख कान खोल के। आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।